Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, today we will be discussing a very important topic, that is import substitution. So let's start the topic in detail. So what is the meaning of import substitution? Students, हम लोग इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी जोर दिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कदम उठा रही है। उसमें हमने अलग अलग मेजर्स का जिक्र किया था कि जो लेटेस्ट आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20 उसमें कैसे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, एक समय पे हम इस बात पे जोर दे रहे थे कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ इस बात पे भी जोर दिया जाना चाहिए कि इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो हम लोग एक्सपोर्ट करने के बजाय या एक्सपोर्ट करने के साथ साथ अगर इंपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें कि हम जिन आइटम्स का इंपोर्ट कर रहे हैं क्यों ना उनको इंडिया में बनाया जाए, ताकि इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए और हमें बहुत सारे फायदे होंगे उसके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि जो आइटम्स आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे क्यों ना उनको इंडिया में बनाया जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि इंपोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढा जाए। हाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट? बाय प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर आइटम इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग द आइटम इन इंडिया। कि जो आइटम आप बाहर से मंगवा रहे हो, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, उसको अगर आप इंडिया में बनाने लग जाओगे तो दैट इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये बात आती है कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो टोटल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, टोटल रिप्लेसमेंट हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की जगह पे आप बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज टोटल सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा पार्शियल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि आप उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स दैट गुड्स विच आर अर्लियर इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड आर नाउ प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। कि जो चीज आप पहले इंपोर्ट कर रहे थे अब आप इंडिया में खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला तो न्यू इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन इंडिया। बेसिक इंडस्ट्रीज के अलावा हमने काफ़ी और नई नई इंडस्ट्रीज को इंडिया में सेटअप किया है ताकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करना बंद करें। दूसरा, काफ़ी रिसर्च भी हो रही है कि किन किन आइटम्स को हम यहाँ अब बना सकते हैं। उसके लिए इंडिया काफ़ी रिसर्च कर रहा है, रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई गई हैं पूरे इंडियन लेवल पे। थर्ड पॉइंट है कि फॉरेन कंपनीज के साथ हम लोग टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उनसे हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और उन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके थोड़े सालों के बाद खुद ही बनाने लग जाएंगे। एक बार उनका एग्रीमेंट जरूरी होता है, उसके बाद हम लोग खुद ही बनाने लग जाते हैं। जैसे अगर आप देखो तो हीरो होंडा का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है हीरो कंपनी ने होंडा के साथ टाई अप किया और लगभग 25 ईयर्स के बाद होंडा और हीरो अलग अलग हो गई। अब जो मोटरसाइकिल जो है वो हीरो खुद बना रहा है। उसी तरह अभी तक मारुति सुजुकी का चल रहा है। सुजुकी जापानीज कंपनी है, मारुति इंडियन कंपनी है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट भी हो सकता है, हो रहे हैं एग्रीमेंट्स, उससे हमें टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास, तो हम इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा उससे। इसके अलावा जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोग रूल्स लगा रहे हैं कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उसमें कोई नहीं आ पाए फॉरेन जो कंपटीटर हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारे जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों लगा रहे हैं ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएं अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज को। तो ये इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ गई है हमें, क्यों हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, कि जो आइटम हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं वो इंडिया में बनाने लग जाएं। ऐसा क्यों हमें
जरूरत महसूस हुई। सबसे पहला तो ये है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल है। हम लोग, हमारा जो इम्पोर्ट है दैट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, हम लोग बहुत सारा इम्पोर्ट कर रहे हैं। खासकर जो हमारी आइटम्स हैं जैसे कि पेट्रोलियम आइटम्स हो गई, फूड ग्रेन आइटम्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल के जितने भी दवाइयां जो बनती है उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो लगभग 80-90% चाइना से आता है हमारा। तो दवाइयां सारी की सारी चाइना से आ रही हैं। टेक्नोलॉजी हम लोग अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से ले रहे हैं, जर्मनी से टेक्नोलॉजी हम लोग ले रहे हैं। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है। हमारे इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है काफी। दूसरा, पैसे की वैल्यू जो है वो, रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। आज लगभग जो आपका डॉलर है वो लगभग 70-71 रुपये चल रहा है। ये लगातार आपका बढ़ता ही चला जा रहा है। इससे काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पहले अगर मान लो आपको 50 रुपए देने पड़ रहे थे $1 के मुकाबले, अब आपको 70-75 रुपीज देने पड़ रहे हैं $1 के मुकाबले। तो आपका इम्पोर्ट तो उतना ही है, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इससे आपका काफी नुकसान हो रहा है रुपए की वैल्यू कम होने से भी। तीसरी बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज जो आपका है, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपका है वो भी काफी कम हो जाता है। इंडिया के पास जो है वो जितना डॉलर कह लो या पाउंड कह लो, जो भी हमारे पास है वो काफी कम होता जा रहा है। तो इससे हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे फॉरेन के अंदर। और इसके अलावा हमें जो बाहर से मदद मिलती थी वो भी कम होती जा रही है। हमें जो बाहर से लोन मिलता था, वर्ल्ड बैंक से जो हमें लोन मिलता था फ्री में, और भी बहुत कम रेट पे हमें जो सहायता मिलती थी डेवलप कंट्रीज से, वो भी कम होती चली जा रही है। हमारे पास पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जो हम लोग जो है वो काफी इंपोर्ट कर रहे हैं आइटम्स का, जैसे फूड ग्रेन आइटम है, पेट्रोलियम आइटम है, मशीनरी है, केमिकल्स हैं, इनका हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका इतना इंपोर्ट हो रहा है कि हमारे पास इनको पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम आएगी आगे काफी। तो इसके लिए हमें काफी ज्यादा, हम जब इन आइटम्स का इतना इंपोर्ट कर रहे हैं तो आगे हमें इनके लिए बहुत ज्यादा हाई प्राइस भी देना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम लोग जो है पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो पेट्रोलियम देने वाली कंट्री है वो आपसे ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग पेट्रोलियम के बिना या केमिकल के बिना नहीं रह सकते। तो इस कारण से भी हमें काफी जरूरत महसूस हुई है कि हम लोग क्यों ना इंडिया में ही ऐसी चीजें बनानी शुरू करें, ताकि हमारे को जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है उन सब से हमारे को निजात मिल सके। और इसके अलावा पेट्रोल और फर्टिलाइजर के लिए हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम है। फॉरेन एक्सचेंज हमारा काफी कम है। अब बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। क्यों आप लोग चाहते हो कि इंडिया में ही हम लोग जो इंपोर्ट आइटम करते हैं उनको इंडिया में बनाने लग जाएं? तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम लोग इंपोर्ट के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं उन आइटम्स के लिए जो हम बाहर से ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो देश के पास जो रिजर्व पड़ा होता है फॉरेन एक्सचेंज का, जो हमारे पास डॉलर का और जो गोल्ड है हमारे पास जो रिजर्व पड़ा है, उसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि वो और आइटम्स के लिए यूज कर सके। तीसरा ये है कि हम लोग जो इम्पोर्टेड गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं उसका हम अल्टरनेटिव खोज रहे हैं कि ये जो बाहर से हम लोग आइटम्स मंगा रहे हैं इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसकी जगह पे हम क्या बना सकते हैं, वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। उसके अलावा ये है कि हम लोग अगर बाहर से जो आइटम आ रही है उसके बजाय अगर हम घर पे बनाने लग जाएं, ये चीजें इंडिया के अंदर बनने लग जाएं, तो इससे हमें काफी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, क्योंकि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। तो अगर आप देश में ही नई इंडस्ट्रीज खोलते हो, जो आइटम आप बाहर से मंगवाते हो अगर आप उनको इंडिया के अंदर ही बनाने लग जाओगे तो एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट होगी इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किस तरह का हो सकता है। पहला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है सिंपल सब्स्टिट्यूशन। सिंपल का मतलब कि आप ऑलमोस्ट वैसे ही आइटम इंडिया में बना रहे हो जो आप बाहर से पहले मंगवाते थे, तो ऑलमोस्ट ये कॉपी होता है इंपोर्ट का। जो आप बाहर से मंगवा रहे थे उसकी ऑलमोस्ट आप कॉपी बना दोगे। तो जैसे कि आप बाइसिकल है, फूड आइटम्स हैं, सोडा राख जो है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं, मेटल है, केमिकल है, ये लोग आप इंडिया में सेम टू सेम बना सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन। जो आप ऑलमोस्ट वही सेम आइटम इंडिया में बना देते हो,
इलेक्ट्रॉनिक मोटर की बात करें, फूड आइटम आप इंडिया में उगाने लग जाओगे, मेटल और केमिकल आप यहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन या फुल रिप्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूशन। अल्टरनेटिव का मतलब कि हम लोग वैसे सेम आइटम नहीं बना पाएंगे, बट मोर और लेस हम वैसे ही आइटम बना देंगे जो थोड़ा सा अलग होगा शेप के अंदर और उसके फंक्शन थोड़े से अलग होंगे। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूशन। तो जो शेप और फंक्शन में थोड़ा सा अलग होगा, सेम टू सेम आइटम नहीं बनाओगे। जैसे कि आप लोग मेडिसिन बनाते हो, आपके आर्मी के जो इक्विपमेंट है, जो आप मशीनरी यूज कर रहे हो, तो उसको आप लगभग वैसा ही तो नहीं बना पाओगे, बट थोड़ा सा शेप में और फंक्शन में थोड़ा सा अलग होगी वो, बट फिर भी वो काम आपका चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीकों से आप लोग इंपोर्ट को कम कर सकते हो। सबसे पहला है टैरिफ पॉलिसी, मतलब कि आपको काफी ज्यादा टैक्सेस लगाने चाहिए इंपोर्ट आइटम के ऊपर, ताकि उससे वो इतनी महंगी हो जाएगी कि डोमेस्टिकली वो आइटम आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप खुद बनाते हो तो आपको सस्ती पड़ेगी, बाहर से अगर आप इंपोर्ट करोगे तो महंगी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है कि जो आइटम जरूरी नहीं है और जो आइटम आप इंडिया में बना सकते हो उससे काफी फर्क पड़ेगा। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिए, अगर आप खुद का ही प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर लोगे कि आप लोग बाहर से मंगवाने की जरूरत ही ना पड़े, तो इसके लिए जैसे हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, तो इंडिया में पहले जो हम क्या थे, फूड ग्रेन आइटम काफी मंगवाते थे। फिर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, पंजाब हरियाणा ने काफी प्रोडक्शन स्टार्ट किया एग्रीकल्चर गुड्स का, जैसे कि आपका राइस है, वीट है। तो पहले जो हम ये बाहर से अमेरिका से आता था राइस और वीट इंपोर्ट होकर के, फिर हमने खुद ही बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो फिर आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो इंडिया में काफी इसमें प्रोग्रेस किया है हमने। इंडिया में आजादी के बाद में बेसिक इंडस्ट्रीज लगाई हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो काफी जरूरी होती हैं आपके देश के लिए, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, रेलवे है, ये जो बड़ी बड़ी आपकी पावर जनरेशन इंडस्ट्री है। तो इंडिया ने काफी इसमें काम किया है और हम लोग अब इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि रिसर्च। देखिए, जब भी आपको इंपोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, आप लोग देश में कुछ बनाना चाहते हैं, तो रिसर्च की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो इंडिया ने काफी इसके लिए नेशनल लेबोरेटरीज खोली है पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अवार्ड बोर्ड बनाया था 1974 के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अवार्ड बोर्ड। तो ये बोर्ड क्या करता है, जो कंपनियां, जो भी कंपनी अच्छा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक आइडिया देती है, उसको अवार्ड दिया जाता है। तो ये साल में 2 बार आपको ये अवार्ड देती है गवर्नमेंट, एक आपका इंडिपेंडेंस डे के ऊपर और एक आपका जो इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी। तो इन दोनों साल में 2 बार कंपनीज को अवार्ड दिया जाता है जो कंपनी अच्छा सब्स्टिट्यूशन लेके आती है। तो ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो इससे रिसर्च को और इन्वेंशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि हम लोग नए नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं, नए नए आइडिया लेके आते हैं हम लोग इंडिया के अंदर। इसके अलावा स्वदेशी स्पिरिट भी काफी इम्प्रूव हो रही है, इसको भी बढ़ाने की जरूरत है कि इंडिया के अंदर हम लोग ये एक जो हमारे देशभक्ति की भावना है उसको जगाएं, कि हम लोग स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करें। इसमें अगर आप देखोगे तो पतंजलि जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। पतंजलि ने काफी सारे लगभग प्रोडक्ट बना दिए हैं और लोगों ने काफी इसको लाइक भी किया है कि हम लोग इंडिया का प्रोडक्ट यूज करें। जिस तरह 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, उसी तरह अब भी जरूरत है कि हम जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी जोर दे रही है। वो मेक इन इंडिया अगर आप देखोगे तो काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोग वो प्रोडक्ट लाइक करें जो इंडिया में बने हुए हैं, इंडिया के थ्रू बने हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने काफी इसके ऊपर ध्यान दिया है कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट को शुरू करें और स्वदेशी गुड्स को ही अपनाएं। जैसे दिवाली के टाइम आपने देखा होगा कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करते हैं और दिए वगैरह हम जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह। तो हर एरिया के अंदर इस तरह की स्पिरिट को लाने की जरूरत है कि हम लोग अपने ही देश में बनी हुई आइटम्स को यूज करें, ताकि उससे इंपोर्ट की जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी।
क्रेज हमारा जो इम्पोर्टेड आइटम्स के लिए है वो कम होगा। अब बात करते हैं कि कितना प्रोग्रेस क्या हुई है किन किन आइटम्स के अंदर। अगर हम 1950-51 का डाटा लें और फिर हम लोग नई सदी का डाटा अगर लें 2001-2 का, तो आप देखेंगे कि फूड ग्रेन आइटम जो है वो हम लोग लगभग 6% जो है वो बाहर से मंगवाते थे। टोटल इंपोर्ट का 6% जो है बाहर से मंगवाते थे। अब 2000 में वो लगभग 0.4% रह गया है। बाइसिकल 1950 में हम लोग 62.4% जो है वो टोटल सप्लाई का 62.4% बाहर से हमारी बाइसिकल आती थी। अब इंडिया जो है एक भी बाइसिकल बाहर से नहीं मंगवाता, कोई भी इंपोर्ट नहीं होता साइकिल का। इसी तरह जो आपकी रॉ कॉटन है, जो कपास है, जो इसको हम बोलते हैं, उसका भी कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा। और अमोनियम सल्फेट जो हम 89% जो है टोटल, उसका 89% बाहर से आता था, अब सिर्फ 0.9% आता है। न्यूज प्रिंट जो है पहले 100% इंपोर्टेड होता था, अब ओनली 20% है। तो इस तरह शुगर मिल मशीनरी जो है, अब कोई भी शुगर मिल मशीनरी बाहर से नहीं आती, हम लोग सारी खुद ही बनाते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम की अगर बात करें तो टोटल पेट्रोलियम का 80% हम लोग बाहर से मंगवाते थे, अब हम 67% बाहर से मंगवा रहे हैं। तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इन एरियाज के अंदर। तो इट्स गुड थिंग कि इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है और बहुत सारी आइटम इंडिया ने बाहर से मंगवाना बंद किया है, बल्कि इंडिया में ही वो आइटम्स बन रही हैं। अब बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो है, कि इंडिया की जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है उसका इवैल्यूएशन करके देखते हैं कि क्या इंडिया ने जो काफी आइटम्स इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में बनाना शुरू किया है, तो क्या इसका क्या इवैल्यूएशन रहा है, इससे क्या प्रोग्रेस हुई है। देखिए, अगर हम जापान का एग्जांपल लें तो जापान ने लगभग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से 40% इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 40% लगभग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ था। तो इंडिया की भी अगर बात करें तो इंडिया ने भी काफी अच्छा काम किया है। जो आइटम्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, अब हम लोग इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब इंडिया में उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो काफी सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, काफी सारी हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, हम लोग विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अब। तो इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काफी अच्छा असर पड़ा है, काफी अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण। बट फिर भी हम लोग उतना डिजायर जो हमारी थी कि बिल्कुल ही इंपोर्ट हमारा बंद हो जाए, वो तो नहीं हो पाया है, क्योंकि इंडिया जो है काफी इसको काम करना पड़ेगा। तो इंडिया ने हालांकि काफी कंट्रीब्यूशन किया है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के मामले में, उससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है, बट फिर भी हम वो डिजायर रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाए जितना हमें चाहिए था। उसके कारण क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही पुअर है। हम लोग रिसर्च के मामले में और क्वालिटी प्रोडक्ट के मामले में अभी बहुत पीछे हैं, इसलिए फॉरेन गुड्स का काफी क्रेज है अभी भी, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनको लगता क्या वो है ही, रियल में ही ये बात है कि फॉरेनर्स जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। अगर कारों की बात करें तो, घड़ियों की बात करें तो जर्मनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी आगे हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो अमेरिकन कंपनीज बहुत आगे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पुअर है, हम लोग अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो फॉरेन की कंपनीज के आगे टिक नहीं पाते। ये भी एक कारण है कि हम लोग अभी भी बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि पीछे की जो सरकारें रही हैं, पीछे की जो गवर्नमेंट रही है, उन्होंने इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया है, लिबरल पॉलिसी रखी है इंपोर्ट के लिए। क्योंकि देखिए, एक हालात ऐसे भी आए थे 1991 के अंदर, जब इंडिया के पास सिर्फ लगभग 7 डेज का ही रिजर्व रह गया था इंपोर्ट को लेने के लिए। तो उस टाइम जब इंडिया को काफी जरूरत पड़ी थी पैसों की, तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसने काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि हम लोग तभी आपको लोन वगैरह देंगे जब आप हमारी पॉलिसीज को मानेंगे। तो उस टाइम फिर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा, लिबरलाइजेशन करना पड़ा। तो उसके कारण बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इंडिया के अंदर आई और उन्होंने अपने पैर पसारे, तो हमने बहुत ज्यादा उनको छूट दी। चलो, वो तो उस टाइम की जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, इंडिया के दरवाजे बंद थे। तो
ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो बड़े बड़े देश जब आपको लोन देते हैं तो ये इस शर्त पे आपको लोन देते हैं कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा और हमें हमें एक्सपोर्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो वो लोग काफी ज्यादा यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। तो लिबरल इंपोर्ट रहा पीछे के जमाने में, तो इससे लोगों को इंपोर्टेड गुड्स बहुत इजीली मिले। ये जो हम लोग खाने पीने की आइटम भी देखते हैं वो सारी की सारी उसी टाइम आई, तो इससे काफी ज्यादा इंपोर्ट हमारा बढ़ा। तो ये भी एक कारण रहा। थर्ड आपका पॉइंट है कि अभी भी फॉरेन गुड्स का बहुत क्रेज बना हुआ है लोगों के अंदर। लोग जो है जिनका आमदनी अच्छी है तो वो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास इंपोर्टेड घड़ियां हैं, इंपोर्टेड हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। घर में भी अगर आप देखोगे तो वो इवन टाइल्स तक उनकी इंपोर्टेड होती है। इवन जो बाथरूम के अंदर जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो भी उनके इंपोर्टेड होते हैं, तो वो लोग दिखाते हैं। तो उनके अंदर अभी भी क्रेज बना हुआ है कि वो लोग फॉरेन गुड्स का यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्टेड गुड के मुकाबले में अपना गुड बना रही हैं, अपनी आइटम बना रही हैं, उनको बहुत कम इंसेंटिव्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से। उनको मतलब कोई टैक्स कंसेशन नहीं मिली, उनको लोन सस्ता नहीं मिला, सब्सिडी नहीं मिली उनको। तो इसकी वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाए, उनको इतना इंसेंटिव नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिला। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द मोर इंपोर्ट्स इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट है, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो इंपोर्टेड आइटम को चैलेंज कर रहा है तो वो काफी रिस्की होता है। तो उसके लिए जो है वो कैपिटल जो है वो जो लोग जो जिनके पास कैपिटल होती है वो लोग कैपिटल देते नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं लेस वेंचर कैपिटल, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क होता है इंपोर्टेड गुड के साथ कम्पीट करने के लिए। तो वेंचर कैपिटल की काफी कमी है इंडिया के अंदर। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस तरह का रिस्क लेते नहीं है, वो लोग आपको कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये भी एक कारण होता है बड़ा कि काफी अभी तक इंपोर्ट इतना ज्यादा हो रहा है, हम लोग उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस that we have not achieved the desired result in in import substitution. Now we will be discussing some suggestions कि हमें कैसे import substitution को ज्यादा हम यूजफुल बना सकते हैं, किस तरह हम लोग इंपोर्ट को है वो और कम कर सकते हैं और इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जगह अपनी खुद की आइटम्स बना सकते हैं। तो अग्रवाल कमेटी जो है, एक गवर्नमेंट ने अग्रवाल कमेटी गठित की थी, अपॉइंट की थे अग्रवाल कमेटी को। उसने काफी सजेशन दिए हैं कि हम लोग कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करें जो हम इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे बना सकते हैं। तो उन्हीं आइटम्स को हमें इंडिया के अंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो इनका हम प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं। पहला सजेशन ये है। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही काफी मुकाबला है। तो अगर आप खाने पीने की आइटम देखो, डोमेस्टिक जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका लेज है, बर्गर है, पिज्जा है, और जो आपकी लिपस्टिक है, और जो जितने भी आपके प्रोडक्ट चल रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड आइटम्स। इनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनमें कंपटीशन फॉरेन से काफी ज्यादा आ रहा है। और इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही मिलकर के इसमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नए नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, अगर हम देखें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसके लिए हमें फॉरेन कैपिटल की अगर सहायता मिल जाए ताकि हम लोग इन इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर पाए कि हम लोग इंपोर्ट जो है बाहर के बजाय हम लोग इंडिया में कर पाए, तो हमें फॉरेन कैपिटल की भी काफी मदद की जरूरत है। तो हम लोग चाहते हैं कि फॉरेन की जो कंपनियां हैं या फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो हमें मदद कर दे ताकि हम लोग अपना प्रोडक्ट खुद बना पाए। लास्ट पॉइंट ये है कि हमें अपना R&D को काफी प्रमोट करना पड़ेगा। हम लोगों को नई नई रिसर्च लैब्स खोलनी पड़ेंगी, रिसर्च के ऊपर हमें काफी बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि हम लोग फॉरेन के प्रोडक्ट के साथ compete कर पाए। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे इंडिया के अंदर। एंड आई होप कि अगर हम ये सारे के सारे सजेशन को फॉलो करें तो हम लोग इंडिया के ही अंदर
काफ़ी प्रोडक्ट्स इंडिया में बना सकते हैं, जिससे कि हमारा इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट कम होने से हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो बचेंगे, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंडिया जो है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनेगा, ताकि हम लोग ही दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने लग जाएं। तो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये जो टॉपिक करवाया गया है ये इंडियन इकोनॉमी की TR जैन और मुकेश त्रिहान की बुक है, उससे करवाया गया है। If you have any doubt, please contact me. Thank you so much.